साल की उम्र में जब कोई नौजवान अपनी कामयाबी के सपने देखता है, जीवन में आनंद और उत्साह के बारे में सोचता है, उस उम्र में उन्होंने अपने विचारों, अपने आचरण और अपने कर्म को एक ऐसे लक्ष्य के लिए समर्पित कर दिया जिसमें पराधीन देश की मुक्ति का सपना था। गुलामी की बेड़ियों को हमेशा हमेशा के लिए तोड़ देने का जज्बा दिल में पैदा किया और उसे साकार करने के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। भौतिक सुख हासिल करने के बजाय उन्होंने फांसी के फंदे को चूमा और सिर्फ 23 बरस की उम्र में शहीद होकर करोड़ों युवाओं और देशभक्तों के प्रेरणा स्रोत बन गए। शहीद आजम भगत सिंह के जन्म दिवस पर संसद टीवी के सादर नमन के साथ हेलो इंडिया, मैं हूं पराक्रम। हेलो इंडिया, मैं हूं प्रीति। और आइए शुरुआत करते हैं देश भर की बड़ी खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की शुरुआत की। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है। अब भारत में एक ऐसे स्वास्थ्य मॉडल पर काम जारी है जो समग्र और समावेशी हो, एक ऐसा मॉडल जिसमें बीमारी की स्थिति में इलाज सुलभ हो, सस्ता हो और उस तक सबकी पहुंच हो। आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन में स्वास्थ्य सुविधाओं के क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव लाने की ताकत है। गैर कृषि क्षेत्र की नौकरियों में पिछले 7 साल के दौरान 29% की बढ़ोतरी हुई है। इसमें मैन्युफैक्चरिंग का हिस्सा लगभग 41% है। इसके बाद शिक्षा का 22% और स्वास्थ्य का 8% है। व्यापार के साथ साथ आईटी और बीपीओ में कामगारों की कुल संख्या का 7% लगा हुआ है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने कहा है कि सुरक्षा बलों को इंफॉर्मेशन और साइबर युद्ध जैसे नए क्षेत्रों में महारत हासिल करने के लिए तैयार रहना चाहिए। उपराष्ट्रपति ने कहा कि भारत के अंदरूनी मामले में किसी बाहरी देश का दखल बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इस मौके पर लोंगेवाला युद्ध में हिस्सा लेने वाले बीएसएफ के भैरव सिंह को उपराष्ट्रपति ने सम्मानित भी किया। विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर पर्यटन मंत्रालय के डेटाबेस निधि के दूसरे चरण का लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने शुभारंभ किया। इस मौके पर लोकसभा अध्यक्ष ने देश की अनूठी और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के साथ साथ पर्यटन की अपार संभावनाओं पर चर्चा की। लोकसभा अध्यक्ष ने देशवासियों से आजादी के अमृत महोत्सव को उत्साह के साथ मनाने की अपील भी की। चक्रवाती तूफान गोलाब उत्तरी आंध्र प्रदेश और ओडिशा के दक्षिण तट से टकराने के बाद कमजोर पड़ गया है। तूफान पश्चिम दिशा की ओर बढ़ रहा है। इसके प्रभाव से अगले 2 दिनों तक आंध्र प्रदेश और ओडिशा से सटे कई राज्यों में तेज बारिश होने की संभावना है। आईएमडी ने अगले 48 घंटों में राज्य के विभिन्न जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। और अब बात राज्यवार सुर्खियों की। गुजरात विधानसभा का 2 दिवसीय मानसून सत्र गांधीनगर में शुरू हो गया। कच्छ से विधायक नीमाबेन आचार्य को सर्वसम्मति से सदन का नया अध्यक्ष चुना गया है। नीमाबेन आचार्य सदन की पहली महिला अध्यक्ष बनी हैं। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने गांगरबल जम्मू कश्मीर के पंचायत प्रतिनिधियों, बीडीसी, डीडीसी के साथ समीक्षा बैठक की। अनुराग सिंह ठाकुर ने उनकी मांगों को सुना और विकास कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए उनके प्रयासों की सराहना की। गोवा के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लुइजिनो फेलेरो ने कांग्रेस पार्टी छोड़ दी है। राज्य के एआईसीसी प्रभारी दिनेश गुंडूराव ने इसकी पुष्टि की। इससे पहले उन्होंने विधायक पद से इस्तीफा दिया था। महाराष्ट्र में ब्रन मुंबई नगर निगम ने महिलाओं को कोविड रोधी टीका लगाने का विशेष अभियान चलाया। नगर निगम ने टीकाकरण में लैंगिक असमानता कम करने और महिलाओं के बीच टीकाकरण को लेकर संदेह को दूर करने के लिए यह अभियान चलाया है।
विश्व नदी दिवस पर आगरा में लोगों ने यमुना नदी की सफाई की। सितंबर के चौथे रविवार को हर साल विश्व नदी दिवस मनाया जाता है। प्रधानमंत्री ने भी मन की बात कार्यक्रम में नदियों के महत्व का जिक्र किया था। और आइए एक नजर डाल लेते हैं दुनिया भर की कुछ अहम खबरों पर। जर्मनी के संसदीय चुनाव में कांटे की टक्कर के बाद मध्य वामपंथी दल सोशल डेमोक्रेट्स सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। चुनाव परिणाम करीब 16 साल से जर्मन चांसलर रही एंजेला मर्केल के लिए एक बड़ा झटका है। उनकी पार्टी मध्य दक्षिणपंथी दल यूनियन ब्लॉक दूसरे नंबर पर रही है। चुनाव अधिकारियों के मुताबिक सभी 299 निर्वाचन क्षेत्रों की गिनती से पता चलता है कि सोशल डेमोक्रेट्स को करीब 26% वोट मिले हैं। यूनियन ब्लॉक के 24.1% वोट है। ग्रीन्स पार्टी को 14.8% और लिबरल फ्री डेमोक्रेट्स को 11.5% मत मिले हैं। वहीं आइसलैंड में हुए चुनाव में महिलाओं का बोलबाला रहा है। यहां मतदाताओं ने महिलाओं की बहुमत वाली संसद को चुना है, जो उत्तरी अटलांटिक के इस द्वीपीय राष्ट्र में लैंगिक समानता के लिए एक मील का पत्थर है। आइसलैंड की 63 सदस्यीय संसद ने 30 सीटों पर सफलता हासिल की है। प्रधानमंत्री कैथरीन जैकब्स डॉटर के नेतृत्व वाली निवर्तमान गठबंधन सरकार में 3 दलों ने शनिवार को हुए मतदान में कुल 37 सीटें जीती हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर अपनी जांच फिर से शुरू करने पर विचार कर रहा है। अमेरिकी समाचार पत्र वॉल स्ट्रीट जर्नल ने खबर दी है कि संगठन ने वायरस की उत्पत्ति के बारे में अपना अध्ययन जारी रखने के लिए एक नया विशेषज्ञ समूह स्थापित किया है। वायरस चीन के वुहान में एक प्रयोगशाला से उत्पन्न हुआ था। अमेरिकी मरीन कॉर्प्स में 26 साल के एक सिख अफसर को अब पगड़ी पहनने की इजाजत दे दी गई है। अमेरिकी सेना के 246 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी सिख अफसर को पगड़ी पहनने की अनुमति दी गई है। हालांकि सैनिक ने पूर्ण धार्मिक आजादी की मांग की है और ऐसा नहीं होने पर वो अपने कोड के खिलाफ मुकदमा करने पर विचार भी कर रहा है। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति एक बार फिर लोगों के गुस्से का शिकार बने हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों को एक बार फिर लोगों के गुस्से का शिकार होना पड़ा। एक शख्स ने उन पर अंडा फेंककर अपना विरोध जताया। घटना सोमवार को उस वक्त हुई जब मैक्रों फ्रेंच गैस्ट्रोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए लियोन का दौरा कर रहे थे। घटना के बाद आरोपी को तुरंत हिरासत में ले लिया गया। और प्रीति, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के दिन की। मतलब आज के दिन में हम ये देखें कि क्या कुछ खास होना है। तो आज स्वर साम्राज्ञी लता मंगेशकर का जन्मदिन भी है और साथ ही साथ आज एक ऐसे शख्स की भी जन्मदिन है जिन्होंने अपनी वीरता से हजारों करोड़ों देशभक्तों के वो प्रेरणा स्रोत बने हैं। क्योंकि भगत सिंह कहते थे कि वो सोचते हैं कि मेरे पार्थिव शरीर को नष्ट करके वो इस देश में सुरक्षित रह जाएंगे। यह उनकी भूल है। वो मुझे मार सकते हैं लेकिन मेरे विचारों को नहीं। वो मेरे शरीर को कुचल सकते हैं लेकिन मेरी भावनाओं को नहीं। ब्रिटिश हुकूमत के लिए मरा हुआ भगत सिंह जीवित भगत सिंह से ज्यादा खतरनाक होगा। आज महान क्रांतिकारी सरदार भगत सिंह का जन्मदिन है, उनकी जयंती है। शहीद आजम भगत सिंह के जन्म दिवस पर देखिए संसद टीवी की खास रिपोर्ट। 28 सितंबर वर्ष 1907 में क्रांति के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचे महान क्रांतिकारी सरदार भगत सिंह का जन्म हुआ, जिन्होंने ताकत के बल पर आज़ादी दिलाने की ठानी और क्रांति के पर्याय बनकर अमर हो गए। 13 अप्रैल 1919 में हुए जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भगत सिंह की उम्र महज 12 साल की थी। 1920 में महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन से प्रभावित होकर 1921 में भगत सिंह ने स्कूल छोड़कर गांधी जी के आंदोलन में भाग लिया। 1928 में साइमन कमीशन के विरोध में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में शांतिपूर्ण तरीके से विरोध हुआ, जिसमें अंग्रेज अधीक्षक सैंडर्स के आदेश पर हुए लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय बुरी तरह से घायल हुए और बाद में उनकी मृत्यु हो गई।
भगत सिंह ने राजगुरु, सुखदेव, चंद्रशेखर आजाद और अन्य क्रांतिकारी साथियों के साथ मिलकर सैंडर्स को मारकर लाला जी की मौत का बदला लिया। सैंडर्स की हत्या ने भगत सिंह को पूरे देश में एक क्रांतिकारी की पहचान दिला दी। 8 अप्रैल 1929 के दिन भगत सिंह ने बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए संसद में बम फेंका और भगत सिंह ने नारा लगाया, इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद का नाश हो। बाद में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव व अन्य क्रांतिकारियों पर लाहौर षड्यंत्र के तहत मुकदमा चला। अंग्रेजों ने भगत सिंह और अन्य क्रांतिकारियों की बढ़ती लोकप्रियता और 24 मार्च को होने वाले संभावित विद्रोह की वजह से 23 मार्च 1931 को ही भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दे दी। क्रांति के सपूत की याद में हर वर्ष 23 मार्च को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो शहीद भगत सिंह को हमारा भी नमन। और पराक्रम, हम आज के दिन की जब बात करते हैं तो जाहिर तौर पर क्यों खास है वो दिन, ये हम जानने की कोशिश करते हैं। तो आज वर्ल्ड रेबीज डे है। 28 सितंबर को विश्व रेबीज दिवस भी मनाया जाता है। और रेबीज जो है वो एक जानलेवा बीमारी है जो कुत्तों के काटने से होती है। और रेबीज का टीका खोजने वाले महान वैज्ञानिक लुई पाश्चर की आज पुण्यतिथि है, जिसे रेबीज दिवस के रूप में मनाया जाता है। लुई पाश्चर ने रेबीज सहित एंथ्रेक्स, हैजा, टीबी और चेचक जैसी गंभीर बीमारियों की रोकथाम के लिए प्रभावी टीके बनाए। रेबीज के प्रति जागरूकता बढ़ाने के मकसद से दुनिया भर में विश्व रेबीज दिवस मनाया जाता है। आज विश्व रेबीज दिवस है। रेबीज की रोकथाम कैसे की जाए, इस विषय पर जागरूकता बढ़ाने के लिए हर वर्ष 28 सितंबर को ये दिवस मनाया जाता है। इसी दिन फ्रांस के प्रसिद्ध रसायन शास्त्री और सूक्ष्मजीव विज्ञानी लुई पाश्चर की पुण्यतिथि भी पड़ती है, जिन्होंने रेबीज का पहला टीका विकसित किया था और इस खतरनाक बीमारी की रोकथाम की नींव रखी थी। रेबीज एक विषाणु जनित बीमारी है जो जानवरों से मनुष्यों में फैलती है। मनुष्यों के लगभग 90% ऐसे मामले कुत्तों के काटने से पैदा होते हैं। मनुष्य के शरीर में रेबीज का वायरस संक्रमित जानवर के काटने, उससे होने वाले घाव, खरोंच और लार से प्रवेश करता है। रेबीज के मरीज में शुरू के 1-2 दिन बुखार, भूख न लगना, कमजोरी और चिड़चिड़ापन जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। ऐसे व्यक्ति के मुंह से लार निकलती है। अगर इसमें से कोई भी लक्षण किसी को है तो फौरन डॉक्टर को दिखाएं। रेबीज से बचने के लिए सही समय पर बचाव जरूरी है। रेबीज के वायरस को मरीज के शरीर में बढ़ने से रोका जा सकता है और इस बीमारी से बचा जा सकता है। और आइए आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं आज दिन भर की बड़ी गतिविधियों की जानकारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज सुबह 11 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम ICAR संस्थानों, राज्य और केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालयों और कृषि विज्ञान केंद्रों में आयोजित एक अखिल भारतीय कार्यक्रम में विशेष गुणों वाली 35 फसलों की किस्में राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री राष्ट्रीय जैविक तनाव प्रबंधन संस्थान रायपुर का नवनिर्मित परिसर भी राष्ट्र को समर्पित करेंगे। साथ ही उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू आज IIT जोधपुर में नवविकसित जोधपुर सिटी नॉलेज एंड इनोवेशन क्लस्टर का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति और लोक लेखा संबंधी समिति की बैठक आज संसदीय सौध में आयोजित होगी। और अब आगे बढ़ते हैं और ब्रेक पर जाते हैं प्रीति, और चलते चलते हमारे दर्शकों को बताते हैं नवरात्र से पहले कोयंबटूर में मां दुर्गा की प्रतिमा बनाई जा रही है। प्रीति, अब त्योहारों का शुरुआत होने जा रही है, मतलब जो श्राद्ध पक्ष चल रहा है उसके बाद में नवरात्रि की शुरुआत होगी, फिर दशहरा, फिर दिवाली, और भारत त्योहारों का देश है। बिल्कुल। और अब हम ब्रेक पर जाते वक्त आपको इन्हीं प्रतिमाएं जो बनाई जा रही है उनकी तस्वीरों के साथ छोड़ जाते हैं। और कई तस्वीरें, कई प्रतिमाएं ऐसी हैं पराक्रम, जो सच में ऐसा लगता है कि अभी बोल उठेंगी। तो आप देखिए नजारे और हम लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
come into the politics because there was extension in the parliament, marvelous scopes lying before both the countries. For my grandkids, I can say here, they have the desires in their mind to go back to India, see their old heritage. Come into the politics because there was extension in the parliament, marvelous scopes lying before both the countries. For my grandkids, I can say here, they have the desires in their mind to go back to India, see their old heritage. No force can stop the change whose time has come. An emerging global power in a fast-changing geopolitical environment. With a goal to modernize, to showcase our defenders who are always battle-ready. Watch our special presentations featuring India's defense forces and their capabilities in The Defenders, only on Sansad TV. देश के भीतर मुद्दे हजार, संसद में हर मुद्दे पर गंभीर विचार। पीड़ित वंचित लोगों के लिए सदन है ताकि उनकी समस्याओं पर चर्चा हो सके। कभी इकरार, कभी तकरार, कभी इनकार। दिल मिले या ना मिले, कम से कम हाथ मिलाते चलो। विपक्ष के सवाल, उत्तर देती सरकार। हम देश के एजेंडा को लेकर के चलते हैं, देश के एजेंडा को लेकर के चलते रहेंगे। लंबी बहस, रोचक वाद विवाद। डिस्कस, डिबेट एंड डिसाइड। देखिए संसद संवाद, सिर्फ संसद टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। और अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं इतिहास के पन्नों में 28 सितंबर की तारीख किस खास घटनाओं के नाम से दर्ज है। साल के 9वें महीने का यह 28वां दिन इतिहास में भारत माता के सबसे लाडले पुत्र अमर शहीद भगत सिंह के जन्मदिन के तौर पर दर्ज है। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ भगत सिंह ने दिल्ली के सेंट्रल असेंबली हॉल में बम फेंके और इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाकर क्रांति के सर्वोच्च शिखर पर पहुंचकर अजर अमर हो गए। जेल के अंदर भी भगत सिंह ने भारत की स्वतंत्रता के लिए कैदियों को प्रेरित किया। वर्ष 1929 में आज ही के दिन स्वर कोकिला लता मंगेशकर का जन्म हुआ। लता जी देश की सबसे लोकप्रिय पार्श्व गायिका हैं, जिनका 6 दशकों का कार्यकाल उपलब्धियों से भरा है। लता जी ने 30 से ज्यादा भाषाओं में फिल्मी और गैर फिल्मी गाने गाए। लता मंगेशकर को राष्ट्र की आवाज भारत कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। लता मंगेशकर को साल 1969 में पद्म भूषण, 1989 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड, साल 1999 में पद्म विभूषण, साल 2001 में भारत रत्न और साल 2007 में लेजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। वर्ष 2004 में आज ही के दिन विश्व बैंक ने भारत को विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था कहा था। ग्लोबल थिंक टैंक का मानना है कि 2030 तक भारत जापान को पीछे छोड़कर तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। और अब बात करेंगे अपने खास सेगमेंट न्यूज यू कैन यूज की। और इस खास सेगमेंट में आज बात प्रधानमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य मिशन की, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल ही लॉन्च किया है।
इसके बाद पूरे देश में एक डिजिटल हेल्थ सिस्टम तैयार किया जा सकेगा। और प्रीति, मुझे लगता है आयुष्मान भारत जो इतनी बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी योजना जिसे बताई गई है, और उसके बाद में ये एक बहुत बड़ा माइलस्टोन साबित होगा हेल्थ सेक्टर में खासतौर से। और इस सिस्टम को तैयार होने के बाद नागरिकों को ज्यादा बेहतर और तेजी से स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकेंगी। आपको बता दें कि अभी तक इस स्वास्थ्य मिशन को राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के नाम से जाना जाता था, और अब प्रधानमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के नाम से पूरे देश में ये रोल आउट होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी से करबद्ध निवेदन है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का राष्ट्र लॉन्च करें। प्रधानमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य मिशन देश भर की स्वास्थ्य सेवाओं के लिए एक सहज डिजिटल मंच है, जिसमें देश के हर नागरिक का एक स्वास्थ्य आईडी कार्ड होगा। प्रधानमंत्री डिजिटल हेल्थ मिशन में एक यूनिक डिजिटल हेल्थ कार्ड है, जो आपका स्वास्थ्य पहचान पत्र होगा। इस हेल्थ कार्ड में 14 अंकों का एक नंबर होगा, जिसके जरिए मरीज की मेडिकल हिस्ट्री की पूरी जानकारी मिलेगी। इससे व्यक्तिगत स्वास्थ्य रिकॉर्ड को मोबाइल एप्लीकेशन की मदद से जोड़ा और देखा जा सकता है। यूनिक डिजिटल हेल्थ कार्ड बनवाने का प्रोसेस बेहद आसान है। इसके लिए पहले आपको नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की वेबसाइट ndhm.gov.in को लॉगिन करना होगा, जहां आपको यूनिक डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने के लिए अपना आधार नंबर देना होगा और उसके बाद OTP डालकर वेरीफाई करना होगा। अगर आप चाहें तो बिना आधार की जानकारी दिए हेल्थ कार्ड बनाने का विकल्प चुन सकते हैं। आप चाहें तो सिर्फ अपना मोबाइल नंबर बताकर भी हेल्थ कार्ड बनवा सकते हैं। अपनी प्रोफाइल के लिए आपको एक फोटो, अपनी जन्मतिथि और एड्रेस समेत कुछ जानकारियां देनी होंगी, जिसके बाद आपका यूनिक हेल्थ आईडी कार्ड बनकर आ जाएगा। प्रधानमंत्री डिजिटल स्वास्थ्य मिशन को भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। इससे न केवल मरीजों को बल्कि डॉक्टरों और शोधकर्ताओं को भी काफी मदद मिलेगी। यूनिक डिजिटल हेल्थ कार्ड का सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि अगर आप देश के किसी भी कोने में इलाज के लिए जाएंगे, तो आपको किसी भी तरह की जांच रिपोर्ट या पर्ची ले जाने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि मेडिकल हिस्ट्री से जुड़ी आपकी पूरी जानकारी आपके हेल्थ कार्ड में मौजूद रहेगी। डॉक्टर आपकी हेल्थ आईडी से ये जान सकेंगे कि आपको पहले कौन सी बीमारी रही है और आपका कहां पर क्या इलाज हुआ है। डिजिटल होने की वजह से कागजी कार्रवाई से छुटकारा मिल जाएगा। ये सिस्टम मरीजों को एक सहज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म देगा, जहां व्यक्तिगत जानकारी की गोपनीयता सुनिश्चित होगी। इसके साथ ही ये मिशन इकोसिस्टम के लिए बेहद अहम साबित होगा। इस स्कीम में लोगों का स्वास्थ्य आईडी उनके स्वास्थ्य खाते के रूप में काम करेगा। फिलहाल इस योजना को देश के 6 केंद्र शासित प्रदेशों में लागू किया जा रहा है। न्यूज यू के न्यूज के बाद अब हम लेंगे आपसे इजाजत और आपको छोड़ जाएंगे आज के कलाकार की कुछ झलकियों के साथ। आज के कलाकार में हमारे साथ हैं डॉक्टर संध्या पुरेचा, जो कि देश विदेश के मंचों पर अपने नृत्य से, भरतनाट्यम नृत्य से समा बांधती हैं और भावी पीढ़ी को भी इसके लिए प्रशिक्षण देती हैं। तो आप इस नृत्य का आनंद लीजिए और जाते जाते मुझे और प्रीति को इजाजत दीजिए। कल इसी समय आपके साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। नमस्कार। महासंकट कालेस्मिन् दुःखमग्ना वसुंधरा दृष्ट्वा मानव संहारम् विषाणुस्तत्र कारणम् प्रसारोऽयं विषाणूनां मानवैरेव शक्यते युगेऽस्मिन् मानवा एव जाताः स्वप्राणघातकाः।
त्यजन्ति बहिर्यानम् तिष्ठन्ति ये गृहे सदा